वीज़ा जो है ना 3 लाख का या 4 लाख का है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में एजेंट लोग बैठे हुए हैं ना। वीज़े की कराची से फ़ीस जो दी है मैंने दी है विज़िट की। अच्छा, जब कॉल आती क्या पूछते हैं? सबसे सस्ती फ़्लाई दुबई एमिरेट्स पड़ती है पाकिस्तान से। कतर भी पड़ती है, लेकिन कतर आजकल फ़ीफ़ा की वजह से जो टिकट बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से व्लॉग में करते हैं आपको वेलकम। बहुत से लोग जो है ना मुझे आज भी पूछते हैं कि तुर्की के वीज़े ओपन हैं, तुर्की ने वीज़े क्यों बंद किए हैं, या तुर्की का वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा। एक बार फिर से दोस्तों वीज़े के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये गिला शिकवा ना रहे कि तुर्की ने वीज़े बंद किए हुए हैं कि नहीं। और मुझे खुद नहीं समझ आती कि लोगों को ये क्यों लगता है कि वीज़े बंद है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वीज़े ओपन है। जब दिल करे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जो भी कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है वो कैटेगरी में कर सकते हो। और इन्होंने कैसे वीज़ा लिया, कितना आसान हुआ इनके लिए, कितना मुश्किल हुआ, वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ तक कि जो टिकट के हवाले से भी लोग पूछते रहते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? यूसुफ अब्बासी। यूसुफ भाई, पाकिस्तान में कहाँ से हैं? सर मैं हूँ कराची से, और कराची से ही अप्लाई किया है और मैं हूँ बस इधर। अच्छा, तो कराची में क्या काम था आपका? मेरा बेसिकली मोबाइलों का काम है कराची में। मोबाइलों का काम, माशाल्लाह। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप पहले भी किसी कंट्री घूमे हुए या ये फर्स्ट कंट्री आप पहले मतलब गल्फ़ में आप समझेंगे दुबई, ओमान, सऊदीया वगैरह ये घूमे में। टर्की अभी सितंबर में भी मैं होके गया हूँ। अच्छा, तुर्की पहले भी आए? हाँ, सितंबर में होके गया हूँ, फिर अभी वापस आया हूँ। अच्छा, तो क्या सोच के आपने, जैसे जिक्र किया सितंबर में आप पहले भी आए हुए, तो क्या सोच के आपने सोचा कि यार मुझे तुर्की जाना चाहिए, रहना चाहिए सेटलमेंट के वाले से? हाँ, बेसिकली सितंबर में जब मैं आया था तो उस टाइम तो ये नहीं था मेरा इरादा कि मतलब वापसी यहाँ आऊँगा, घूमने का था, लेकिन जगह अच्छी लगी तो फिर वापसी आ गए। तो फिर सोचा ये कि भाई अब आए तो थोड़ा सेटलमेंट का भी देखते हैं, टीआरसी वगैरह। ऐसे ही, वैसे यकीन माने यूसुफ भाई, तुर्की है ऐसी जगह जो एक बार आ जाता है ना वो कहता है दोबारा मैं ज़रूर जाऊँ, जो बड़ी है। जितने ज़्यादातर मेरे दोस्त यार यहाँ पे ना वो यही कहते हैं कि हम आए नहीं थे इस प्रोग्राम से, लेकिन आगे पे सेटल हो गए। क्योंकि मेरा भी यही सीन है, मेरा भी यही स्टोरी है। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, ये जो आता है वही समझता है इस चीज़ को, बाकी हर कोई नहीं समझ सकता। चखेंगे तो पता चलेगा सर ऐसे ही कैसा जाएगा। बिल्कुल। तो चलो पहले वीज़े के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वीज़े को लेके परेशान रहते हैं। आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया, मतलब किसी एजेंट से डॉक्यूमेंटेशन करवाई या खुद किया सारा काम? नहीं, मैंने सिर्फ अपना एक ट्रैवल एजेंट है, उसने मुझे इंश्योरेंस लगा के दी और टिकट की रिजर्वेशन, होटल की बुकिंग करा के दी। बाकी सब आप जो लगाते हो डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका अगर बिज़नेस है तो उसमें स्टेटमेंट होती है, पर्सनल भी आप लगा सकते हो। मैंने पर्सनली लगाई थी, बिज़नेस लगाई थी। बिज़नेस का एनटीएन अगर रिटर्न भर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं भी भर रहे तो एनटीएन कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ जो है बस टिकट वगैरह होती है। टिकट और वो अगर ट्रैवल एजेंट आपको देगा तो वो सिर्फ बुकिंग होती है, बुकिंग ही होती है हाँ, वीज़े के लिए। उसके बाद ये है कि आपको जब वीज़ा मिल जाए तो आप अपनी मर्ज़ी से टिकट भी ले सकते हैं और फिर कहीं भी रह सकते हैं। ठीक, तो वीज़े की आपने एम्बेसी की कितनी फ़ीस दी? वीज़े की कराची से फ़ीस जो दी है मैंने दी है विज़िट की, टोटल मिला के 24,000। 24,000 टोटल? ये मतलब इंश्योरेंस बुकिंग वगैरह की बात कर रहे हैं? इंश्योरेंस इससे अलग थी। मतलब टोटल मेरा जो है 30,000 रुपये खर्चा है, जिसमें मेरी इंश्योरेंस फाइल जो तैयार की, जिसको कहते हैं ट्रैवल एजेंट ने जो बना के दिया सारा। ठीक, अच्छा, टोटल 30,000 खर्चा है। 30,000 रुपये में वीज़ा हो गया। तो एनातोलिया के जरिए किए? किसके जरिए? एनातोलिया। वहाँ जाना, हाँ, एक और चीज़ ये है कि वहाँ जाना खुद पड़ता है डॉक्यूमेंट्स कराने। बहुत ईजी और सिंपल प्रोसेस है उसका। रिसेप्शन से टोकन लेंगे, काउंटर पे जाएंगे तो वो खुद आपको सब बताते हैं आपने क्या करना है। वहीं बायोमेट्रिक होते हैं और बस आपका एप्लीकेशन जमा होती है। अच्छा, तो फाइल जमा कराने के बाद एनातोलिया ने भी कोई कॉल की वीज़े से रिलेटेड इस दफ़ा, जैसे आप पहले भी आए हुए हैं अभी, क्योंकि दोबारा आए हैं ना? जी जी जी। अच्छा, पहली दफ़ा में मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने जमा कराया था फ्राइडे को, तो मंडे को मुझे दोपहर में कॉल आई थी। मतलब नेक्स्ट डे मोस्ट प्रॉब्ली आती है। इस दफ़ा भी नेक्स्ट डे ही आई थी। पिछली दफ़ा मेरा जो सितंबर में वीज़ा था वो विदिन 7 डेज़ आ गया था। इस दफ़ा थोड़ा टाइम लगा था, तकरीबन 14 डेज़ हो गए थे, 13-14 डेज़ में आया था, लेकिन आ गया था, कोई ऐसा इशू नहीं था। अच्छा, जब कॉल आती क्या पूछते हैं? जो फॉर्म आप वहाँ पे एक फॉर्म फिल कराते हैं आपसे उसी टाइम, उसमें बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितना कमा लेते हैं महीने का, और वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, किस शहर में जाना चाहते हैं। बेसिक जो सवाल फॉर्म में आप लिखोगे आपने वही याद करना और वही आपसे सवाल पूछा जाए। नहीं, मैच होना चाहिए ताकि ये ना हो कि कोई बंदा कुछ लिखे और कॉल पे कुछ और जवाब दे रहा है। मतलब इन्फॉर्मेशन उसकी मैच करनी चाहिए, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं। मतलब इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछते? नहीं, ऐसा कोई नहीं। जैसे यूरोप या जिस तरह एम्बेसीज में होता है उस तरह का इंटरव्यू नहीं होता। तो उसके बाद चलो वीज़ा आ गया, तो फिर टिकट आपने कितने की करवाई और डायरेक्ट करवाई या वाया कोई? टिकट डायरेक्ट जो है वो तकरीबन आप समझें कि सबसे सस्ती फ़्लाई दुबई एमिरेट्स पड़ती है पाकिस्तान से। कतर भी पड़ती है, लेकिन कतर आजकल फ़ीफ़ा की वजह से जो टिकट बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो तकरीबन एवरेज 1,08,000 से 1,15,000 के बीच में होती है नॉर्मल दिनों में। नॉर्मल दिनों? हाँ, ठीक है। तो इतनी है। मैं बीच में दुबई में रुकता हुआ आया हूँ। वैसे तो आपकी बात सॉरी कर रहा हूँ, वैसे कराची से डायरेक्ट इस्तांबुल की भी एक फ़्लाइट चलती है लोकल, पेगासुस, उसके रेट नहीं चेक किया आपने? क्या टर्किश के उसके भी थोड़े उसके तकरीबन ये
वो डायरेक्ट आती है, मतलब वो 5 घंटे कुछ मिनट्स की फ्लाइट है डायरेक्ट, 5.5 घंटे टर्किश एयरलाइन के अंडर काम करती है, पेगासस टर्किश की है, तो वो आती है, लेकिन वो तकरीबन मेरे ख्याल 140-150 के करीब है, वो ज़्यादा इस टाइम ज़्यादा रेट होगा सर। मैंने भी काफ़ी टाइम होगा उसका रेट चेक किया, मैं वही यूज़ करता हूँ। हालांकि पिछले साल यूज़ की बड़ी सस्ती थी, लेकिन रेट ऊपर नीचे होते हैं और आजकल तो फ़्लाइट्स के रेट्स ज़्यादा ही हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था, बहुत से लोगों को जो है ना वीज़े के हवाले से गलत फहमी रहती है कि वीज़ा जो है ना 3 लाख का या 4 लाख का है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में एजेंट लोग बैठे हुए हैं ना, बेसिकली वो यही करते हैं, क्योंकि लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते जिनके पास, तो उनके साथ वो यही सीन करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। अब जाहिर है डॉक्यूमेंटेशन के वाले से आप किसी को क्या मशवरा देना चाहिए, जैसे वो कोई बिजनेस नहीं होता, बैंक स्टेटमेंट नहीं होती? नहीं, मैं ये मशवरा दूंगा, जैसे मैंने जो मुझे मेरी नॉलेज है उसमें कराची में जिस तरह 5 लाख 6 लाख 8 लाख जो जिस तरह कस्टमर मान जाए विजिट वीज़े के टर्किश के लेते हैं, जबकि आपके अकाउंट में अगर खाली 2-3 लाख भी हों कैश तो वीज़ा टर्की आपको दे देता है। सिर्फ मेन उनका जो उनको पता करना होता है वो ये होता है कि आप करते क्या हैं, आपका रेगुलर इनकम है या एक ही दफ़ा आपने किसी से लेके डाल दिए, तो आप वही पैसा जो एजेंट को किसी को देना है आप अपना खुद बैंक स्टेटमेंट बनाएं, एक एनटीएन बिज़नेस को रजिस्टर करें। अगर आप तनख्वाह वाले भी हैं 30-35 हज़ार रुपये कमाते हैं लेकिन आपके पास पैसा है, आप आना चाहते हैं, तो आप जो है रजिस्टर कराएं एक अपना बिज़नेस, उसका एनटीएन बनाएं, वो लगाएं, 7 3 महीने 6 महीने की स्टेटमेंट बनाएं, खुद ही इन आउट करें उसकी। बहुत सारे लोग हैं जिससे आप देख के जान सकते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, तो आप उस तरीके से भी आ सकते हैं। अगर अच्छी आप 50-60 हज़ार कमाते हैं या इससे ज़्यादा तनख्वाह, तो आप अपनी जेन्युइन स्टेटमेंट लगाएं जो अकाउंट में आती है। तो इशू कोई नहीं, बस इशू बना के लोग पैसे लेना चाहते हैं आपसे और कुछ नहीं। जी, यूसुफ भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट वाकई जेन्युइन ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी मेजोरिटी में जो देखा ना, लोग यही करते हैं कि वो एक ही बार में पैसे डाल के समझते हैं कि इसी को निकालना है, इसी को डालना है, इसी को निकालना है, इसी को डालना है, ये गलत काम करते हैं। एक और ऑर्गेनिक बैंक स्टेटमेंट कहलाती है जो नेचुरल होती है। जैसे मेरी बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें मैं 100 रुपये का ईजी रोड भी कराता हूँ, मैं 500 रुपये का पेट्रोल भी दिलाता हूँ, वो सारी चीज़ें डिटेल स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने अमाउंट शो कर दी, उसमें आना जाना लगा रहना चाहिए, खर्चा भी आप उससे करें, ग्रोसरी करें अपनी सारी सब चीज़ें उससे करेंगे, तो वो फिर एक नेचुरल लगेगा कि हाँ ये इसी बंदे की जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट। ये चीज़ मैं भी कहना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को जो मैंने देखा है रिजेक्शन वाले, जो खासकर जिन भाइयों को वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, मैंने जो नोट किया वो ये है कि वो 2-4 लाख डाल के ना उसी को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि इसी को अपने 2 हफ्ते 15 दिन चलाना है, तो वो गलत चीज़ होती है। नेचुरल काम जो होता है ना, जो रूटीन से चल रहा है, वो बेस्ट रहता है। मिसाल के तौर पे आपने कहीं से कुछ भी खरीदा है, वो सारी स्टेटमेंट में आ जा रही है ना, वो एक नेचुरल काम होता है और जेन्युइन होता है। कोशिश यही किया करें। इसके अलावा और कोई मुश्किल आई हो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह शो करने में? नहीं, कोई भी नहीं, बहुत इजी प्रोसेस था, बहुत आसानी से सब कुछ हुआ, और जगह तो खैर अच्छी है ही जो बार बार आ रहे हैं यहाँ। सही। तो जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया, पहले भी इस्तांबुल में आए हुए हैं, तो इस्तांबुल के अलावा और भी किसी शहर में गए या खाली इस्तांबुल ही तक ही रहे? नहीं, इस ट्रिप में मेरा है भी इंशाल्लाह, परसों मैं बुरसा जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरा 1-2 शहर और हैं जो करीब जो मैं विज़िट कर सका, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि वो भी विज़िट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो इस्तांबुल में कोई फेवरेट जगह लगी हो, जैसे पहले भी आए हुए हैं, कोई पसंदीदा जगह होती है ना? पसंदीदा तो वही है जो नॉर्मली लोग होती है, जैसे इस्तकलाल स्ट्रीट है, तकसीम स्क्वायर हो गया, और उसके अलावा जो है बलद का एरिया लोग नहीं जाते हैं, बहुत अच्छा एरिया पुराना इनका, कलरफुल हाउसेस वगैरह, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पोस्ट वगैरह डालते हैं, वो बहुत अच्छा है। बलद ऐसे ही है। वैसे बलद के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, वो सिर्फ वीडियोस में और तस्वीरों में ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों लोगों को ज़्यादा। हाँ, नेचुरली मुझे इतना वो खास नहीं लगा। हालांकि बलद लास्ट टाइम मैं रुका वहाँ था कुछ दिन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ एनवायरनमेंट नीचे का, क्योंकि टूरिज्म ऊपर नीचे है, अच्छा यूरोपियन टच वो थोड़ा सा देता है ज़्यादा, ऐसे ही खुश है, और है भी समुद्र के सामने। और बाकी तो मैंने तो अभी तक जितने भी इलाके हैं देखे, बुरा मैं नहीं कह सकता कि जी ये इलाका बहुत बुरा था, सारे बहुत अच्छे। बुरा तो कोई भी, मतलब मिसाल के बहुत से लोग कहते हैं कि पिक्चर में ही हमें ऐसा लग रहा था वीडियो में, लेकिन रियलिटी में ये ऐसा है। इस हवाले से एक्सपेक्टेशन असल में हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं ना, फिर वो एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरती जगह। हाँ, ये बचे ऐसे ही है ना दोस्तों। ये थी थोड़ी वीज़े के हवाले से डिटेल, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है ना आज भी ये इशू रहता है। इसके अलावा आप लोगों को और थोड़ा सा इजाफा कर दें, यूसुफ भाई ने जो है TRC भी अप्लाई करनी है, अगर जो भी होगा इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे, अगर TRC अप्रूव हो जाती है जो भी है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया। कोई फिर भी रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि भाई ये चीज़ रह गई थी आपकी, या ये चीज़ जो है मैंने नहीं पूछी, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।